Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. Last lecture में हम डिस्कस कर रहे थे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट that we have discussed completely. Now the upcoming topic is applications of electronic effect. जो जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमने समझे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमने नाम इसका इसलिए दिया, थ्योरी और स्टोरी यहीं से ही शुरू हो जाती है। क्या एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बता रहा था मैं कि इलेक्ट्रॉनिक नाम इसलिए दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की तो मूवमेंट है। जितने भी हमने इफेक्ट्स पढ़े हैं, मीजोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये सब क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। तो पहली एप्लीकेशन आती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। और कार्बोकटायन का हम बेसिक समझ चुके हैं कहाँ पर? रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0 डिग्री, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बोकटायन के लिए। तो उसके पीछे के आज हम जितने भी लॉजिक हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, स्टोरीज है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को लेकर, वो आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। अच्छा, जरा ड्रॉ करना कार्बोकटायन में किसे कह सकता हूँ? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन पर लाना है तो एक वैकेंट पी ऑर्बिटल उसका होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका निकल गया, बॉन्ड बनाता है 4, वैलेंसी उसकी 4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे छोड़ गया पॉजिटिव चार्ज, और एक वैलेंसी खाली, एक पी ऑर्बिटल खाली। तो ये क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्टेट में है। सही है क्या इतनी बात? चलिए, दूसरी बात हमें क्या दिख रहा है? हैविंग पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो मैं कह दूं देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन कैसे बढ़ेगी? भाई देखो, हमें पता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर किसी स्पीसीज पर नेगेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, वो उसका दुख है। चार्ज सभी के लिए दुख का काम करता है। उस दुख को खत्म करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स समझने होंगे? कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कैसे मैं इंक्रीज कर सकता हूँ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। देयरफॉर stability is directly proportional to electron donating group और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कम कब होगी? एक तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और लगा दूं मैं, ले दे के उसके पास इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, जिसकी वजह से उसके पास पॉजिटिव चार्ज था, और हमने ऊपर से विड्रॉइंग ग्रुप और लगा दिया, तो उसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म। सिंपल सी बात है इतनी। चलिए ठीक है, इसका मतलब हमें जितने भी इफेक्ट पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, उसमें प्लस माइनस साथ लेके चले हैं ना हम। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब प्लस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मतलब माइनस इफेक्ट। चलिए इंडिविजुअली बात करते हैं। इफेक्ट नंबर ए विच इज इंडक्टिव इफेक्ट। बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। भाई कार्बोकटायन बोले तो सी पॉजिटिव, और प्लस आई क्या कहता है? प्लस आई कहता है वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो उसे हम प्लस आई ग्रुप का नाम दिया था। और माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है। तो यही तो हो गई कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। अच्छा, ऑल्सो I can write C positive stability is TDS
H प्लस I का ऑर्डर यही तो था। पॉइंट नंबर बी, रेजोनेंस, और मैं कह दूं एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन। CH3 पॉजिटिव, ये कार्बोकटायन है। चलिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, हमें दिख रहा है कोई मोमेंट नहीं है, तो लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज है। जरा इसमें देखना और फिर समझना क्या फर्क है। CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, इसका रेजोनेंस ड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से मूव करेगी, हायर, मतलब एल्कीन टू पॉजिटिव कटायन। CH2 से एल्कीन निकली तो पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ गई और यहाँ फॉर्म हो गया डबल बॉन्ड। अच्छा, ये दो बातें हैं, एक CH3 पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है वहाँ पर, और एक में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए। अच्छा, अब देखना फर्क थोड़ा सा और जरा गौर करना। बेंजीन पर अटैच है CH2 पॉजिटिव, तो ये एल्कीन रहा, अल्टरनेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज अटैच्ड, तो चला डिस्प्लेसमेंट करने रेजोनेंस के थ्रू, CH2 आ गया, एल्कीन चला तो पीछे पॉजिटिव चार्ज, बाकी सब एज इट इज। रेजोनेंस के रूल थे ना, सम ऑफ चार्ज शुड रिमेन सेम, इसमें प्लस चार्ज था, इसमें भी प्लस चार्ज है, वैलिड लुईस स्ट्रक्चर सब वैलिड है रेजोनेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये एल्कीन मूवमेंट, यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, ऊपर अगेन CH2, फिर से रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, अब यू आर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, देन एट लास्ट अगेन वी गोट आवर स्ट्रक्चर। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में डाउट हो, हमने सही ड्रॉ किए हैं, तो उसका एक तरीका है कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर में पाई बॉन्डिंग की लोकेशंस है वो एक्सचेंज हो जाती है बेंजीन रिंग के अंदर। मान लीजिए ये देखो, यहाँ पर था पाई बॉन्ड, अब वहाँ पर है वैकेंट स्पेस, और जहाँ वैकेंट स्पेस था वहाँ पर आ गया पाई बॉन्ड। तो ये चेक करने का तरीका है रेजोनेंस सही है कि नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, चले हम फर्स्ट मॉलिक्यूल से थे, और ये जो अगेन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए हैं, तो इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को देखो, 4 स्ट्रक्चर्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये चीज़ हमें मतलब पॉजिटिव चार्ज को जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल करेंगे आपस में घुमा के, तो उतना ही रेजोनेंस ज़्यादा होगा, उतना ही कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। लिख दूँ, देयरफॉर पॉजिटिव चार्ज को जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टैकल करेंगे, उतना ही कार्बोकटायन स्टेबल होगा। भाई चार्ज क्या होता है, दुख, दुख को आपस में जितना बांट ले दुख उतना कम, ये सिंपल सी ऐसी ही बात है। सेकंड और थर्ड में से ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, थर्ड ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, जहाँ रेजोनेंस तो हुआ। देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस था, सेकंड में एटलीस्ट रेजोनेंस
स्ट्रक्चर एक आया लेकिन रेजोनेंस हुआ, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड रहा, कोई मूवमेंट नहीं रही। ठीक है। थर्ड इफेक्ट इज हाइपर कंजुगेशन। कार्बोकटायन स्टेबिलिटी ज़्यादा तब होगी जब कोई देने वाला होगा, देते किसके थ्रू है, प्लस एच के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस एच के। कोई शक यहाँ तक? चलिए ठीक है। अच्छा, और मैं लिख दूँ क्या? प्लस एच का मतलब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, मुझे प्लस एच का ऑर्डर पता है क्या? एच ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन टी। प्लस आई का उल्टा था टी डी एच, लेकिन प्लस एच का क्या है? एच डी टी। ये हम बातें कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इन तीनों के लिए बता देना। Ct3 CH2 positive, H greater than D greater than T. This is the simple order. चलो एक हल्की सी रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि प्लस एच एंड प्लस आई में से विच ऑफ देम इज डोमिनेटिंग। मतलब एक क्वेश्चन में, एक एग्जाम्पल में हम जब स्टडी कर रहे होंगे और हमें वहाँ पता लग रहा है कि यहाँ प्लस एच भी ऑपरेट हो रहा है और प्लस आई भी ऑपरेट हो रहा है, तो हम उनमें से किन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, किसको डोमिनेटिंग कहेंगे? इसका आंसर बड़ा सिंपल है भाई। प्लस एच में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सी एच बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, या सी सी इवन सी सी बॉन्ड से भी। भाई हमने देखा था सिग्मा बॉन्ड से, जहाँ सी एच का था एग्जाम्पल, सी सी का भी एग्जाम्पल था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो रहा था और एच पॉजिटिव सी एच बॉन्ड में से बाहर निकल जा रहा था। लेकिन प्लस आई क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बताया था? खींचातानी, ट्रांसफ़र नहीं कहा। क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा देखना, एक इफेक्ट में क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली दे दिए और एक में क्या हुआ, दूर से दिखा के छोड़ दिए। तो ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा? जिसने अपने परमानेंट दे दिए हों, विच इज़ प्लस एच। देयरफॉर प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस। इतनी बात याद रहेगी। द नेक्स्ट इफेक्ट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। Like all the previous electronic effect, C plus is directly proportional to plus M, inversely proportional to minus M. अच्छा, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या था भाई? मीजोमेरिक इफेक्ट कहता था कि मैं पाई बॉन्डेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कोई ग्रुप है, तो उस ग्रुप से इलेक्ट्रॉनों की लेन देन रेजोनेंस के थ्रू होगी। ये मीजोमेरिक इफेक्ट कहता था। एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल भी कोई इजी एग्जाम्पल सोल्व नहीं कर रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, थोड़ी सी रीजनिंग वाले। अच्छा, सीड ओ एच एल्डिहाइड प्लस एम दिखाता है माइनस एम, फॉर श्योर इट शोज माइनस एम। इसका ऑर्डर हमने कवर कर लिया है लास्ट लेक्चर में। अगर आपने अब तक नहीं देखा है, मैंने प्लस एम माइनस एम दोनों के ऑर्डर लिखवा रखे हैं। थर्ड वन इज जहाँ पर ओ एच ग्रुप अटैच्ड है। पहले मैंने क्या बताया था? जिनके पास लोन पेयर हो, उनके लोन पेयर सबसे पहले ड्रॉ कर लेने हैं, बाकी काम बाद का। अच्छा, मैं प्रूव कर दूं क्या? एल्डिहाइड
और ओ एच में से कौन सा माइनस एम कौन सा प्लस एम। हालांकि हमने सीरीज में देखा था, ट्रेंड लिखवाया तब हमने देखा था कि एल्डिहाइड माइनस एम है और एल्कोहल क्या है प्लस एम। भाई प्लस एम की बात देखना जरा, प्लस एम क्या कहता था, जो एटम पाई बॉन्डेड सिस्टम से, पाई बॉन्ड सिस्टम है, डायरेक्टली जुड़ा हो, डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके पास मस्ट हैव अ लोन पेयर है एंड अ कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट जरा काउंट कर लेना, ये OH बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो कंप्लीट ऑक्टेट हो और एक्सटेंडेड ऑक्टेट भी चल सकता है, लेकिन कम नहीं काम देगा। तो ये प्लस एम की कंडीशन थी, तो प्लस एम सेटिस्फाई हो गया। अब देखो माइनस एम क्या कहता था, एटम अटैच टू पाई बॉन्डेड सिस्टम मस्ट हैव वैकेंट पी, डायरेक्टली अटैच है पाई बॉन्ड सिस्टम से, मस्ट हैव वैकेंट डी और वैकेंट पी और पाई स्टार ऑर्बिटल। पाई स्टार ऑर्बिटल की क्या कंडीशन थी, पाई स्टार ऑर्बिटल की हमने देखा था, ये पाई बॉन्डेड सिस्टम है, इससे अगर कोई एटम ए जुड़ा है, डबल बॉन्ड में जुड़ा है बी से, तो इसकी मैं पाई स्टार में कब इसको वैकेंट कहूँगा, तब कहूँगा जब बी विल बी ग्रेटर देन ए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखना एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड ओ से कार्बन अटैच्ड है और ओ इज ग्रेटर देन सी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयरफॉर इट इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। तो मैं इसका ऑर्डर लिख दूं, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस एम, और ये तो सिंपल कार्बोकैटायन है जो ऑब्वियसली माइनस एम से तो स्ट्रॉन्गर ही होगा पोलराइजेशन की टर्म्स में। और ज़रा ध्यान करना, माइनस एम और प्लस एम में एक और की डिफरेंस था कि प्लस एम इज ऑपरेटिंग ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, वाइल माइनस एम इज अफेक्टिंग ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, नॉट ऑपरेटिंग, इट्स ऑपरेटिंग ऑन मेटा पोजिशन। क्योंकि हमने देखा था माइनस एम के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी। कमी कहाँ है, मेटा पोजिशन पर। ये बेसिक डिफरेंस था, मैंने एक बार फिर रिवाइज करवा दिया। ज़रा एक और एग्जांपल देखना, काफ़ी ठीक एग्जांपल है ये। CH2 पॉजिटिव अटैच टू एल्डिहाइड डायरेक्टली, कोई बेंजीनिंग के थ्रू अटैच नहीं है, ये हम जानते हैं ये क्या है, माइनस एम ग्रुप। अच्छा, लेकिन कार्बोकैटायन स्टेबलाइज कौन करता है, प्लस एम ग्रुप। यहाँ अटैच थी माइनस एम ग्रुप है, तो माइनस एम ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहाँ से, माइनस एम का मतलब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स खींचने हैं, लेकिन इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स तो मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा कहाँ से, क्योंकि CH2 पॉजिटिव has no electrons to donate, लेकिन ये रहा चार्ज एडजेसेंट पोजीशन से अगली अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड दिख गया, तो डबल बॉन्ड चला इधर, और क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, CH2 डबल बॉन्ड C और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज एंड H। ये कंसेप्ट भी ठीक है, लेकिन हमें पता है क्या, O पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल। Therefore this is not a stable resonating structure। ये हम रूल्स ऑफ रेजोनेंस में कवर कर चुके हैं, तो इसे मैं कह दूं क्या, पुअर रेजोनेंस। Therefore इम्पोर्टेंट डाल के लिख दे रहा हूँ,
CH3 positive molecule number A, then CH2 positive attached with aldehyde, and last CH2 पॉजिटिव अटैच विद एल्कोहलिक ग्रुप। ये तो प्लस एम है फॉर श्योर, ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना ही होना है। लेकिन ये क्या कर रहा है, पुअर रेजोनेंस शो कर रहा है, और ये एटलीस्ट रेजोनेंस तो शो की ना इसने, तो कहीं ना कहीं 0 डिग्री कार्बोकैटायन से तो स्टेबल ही होगा। कंक्लूजन, सारी कहानी का कंक्लूजन लिख देते हैं और बात ख़त्म करते हैं। क्या कंक्लूजन है? मीजो इफेक्ट ग्रेटर देन रेजोनेंस ग्रेटर देन हाइपर कंजुगेशन ग्रेटर देन इंडक्टिव। मतलब इंडक्टिव तो हमें सबसे लास्ट में जाकर देखना है। और स्टेबिलिटी ऑफ C पॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I प्लस H अपॉन R माइनस I माइनस M अपॉन माइनस H। क्या बात याद रहेगी? चलिए, नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज रिंग साइज। अच्छा, हम पहुंच गए 5th फैक्टर पे, रिंग साइज। 3 मेंबर्ड रिंग है, एंगल ऑब्जर्व 60 डिग्री। यहाँ पर है कार्बोकैटायन, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से 90 डिग्री कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लास्ट दिस इज ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ 108 डिग्री कार्बोकैटायन, इवन इट्स आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एंगल स्ट्रेन सबसे किस में ज़्यादा है? 60 डिग्री में सबसे ज़्यादा है, फिर 90 में, फिर 108 में। 108 तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना। Therefore, this is the order of stability of ring size. Ideal bond angle for sp2 कितना था? 120 डिग्री। रिएक्शन मैकेनिज्म का पॉइंट है ये। लेकिन बट 3 मेंबर्ड में कितना ऑब्जर्व हुआ? 60 डिग्री। 4th मेंबर्ड में 90 डिग्री। 5th मेंबर में 108 डिग्री। इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑब्वियसली जिसमें सबसे कम एंगल स्ट्रेन विच इज 5th मेंबर्ड। मैं लिख दूं क्या? स्ट्रेन डिक्रीजिंग व्हेन रिंग साइज इंक्रीजिंग। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दिया है। चौथा इफेक्ट ऑफ ब्रिज हेड कार्बन। इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें ये कंसेप्ट काम आएगा रिंग साइज का। ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड पे तो कार्बन प्रेजेंट है। ध्यान करना, रिएक्शन मैकेनिज्म ने हमें क्या देखा था? sp2 कार्बन एट ब्रिज हेड पोजीशन इज अनस्टेबल। ये कौन सा रूल कहता था? ब्रेड्थ रूल। देखो, ये रहा ब्रिज हेड, ये रहा ब्रिज हेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। sp2 तो ये भी है, sp2 ये भी है, लेकिन ये ब्रिज हेड पोजीशन पर प्रेजेंट नहीं है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? जो ब्रिज हेड पोजीशन प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल, अब देखना कैसे मैं रिंग साइज से यूज़ करता हूँ इस एग्जाम्पल को।
और ब्रिज हेड भी इन्वॉल्व कर दूंगा। मॉलिक्यूल नंबर ए साइक्लोहेक्सेन बी। ये 4 मॉलिक्यूल्स है, इसमें हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर मेंशन करना है। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सी होंगी? जो कार्बोकेटाइन ब्रिज हेड पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। देखना कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। बी पर ये रहा ब्रिज हेड पोजीशन, डी पर भी ब्रिज हेड पोजीशन पे। तो सिंपल कह सकता हूँ ए एंड सी आर मोर स्टेबल देन बी एंड डी। अब ए और सी में बात करना, हमने पीछे क्या देखा था कि जितनी बड़ी रिंग साइज होती जा रही है स्ट्रेन उतना डिक्रीज होता जा रहा है। तो ए और सी में रिंग साइज किसकी ज़्यादा है? सी की ऑब्वियसली। ब्रिज पोजीशन पर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है और ए में एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है ब्रिज पे, तो सी ग्रेटर देन ए। अच्छा, अब बात करते हैं बी और डी की। बी और डी में रिंग साइज किसकी ज़्यादा है? डी की, तो डी ग्रेटर देन बी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन ब्रिज हेड पोजीशन। नाउ सेवंथ फैक्टर, इसका नाम मैं अभी बाद में बताता हूँ, पहले समझते हैं थ्योरी। पता है नाम से ऐसा होता है कि हम कई बार जो चीज़ें इजी होती है ना वो हमें हार्ड लगने लग जाती है अगर नाम थोड़ा अटपटा हुआ तो कंसेप्ट समझना पहले। कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है स्ट्रेन रिंग के डायरेक्टली अटैच पोजीशन। कार्बोकेटाइन डायरेक्टली अटैच्ड है स्ट्रेन 3 मेंबर्ड रिंग पर। ये रहा वैकेंट ऑर्बिटल। ये इतना ज़्यादा स्ट्रेन है कि ये अपना सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर लेगा इस वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करने के लिए, लाइक हाइपर कंजुगेशन। वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड डोनेशन था, हाइपर कंजुगेशन कहता था कि एडजेसेंट पोजीशन पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, आइदर CH और CC। वहाँ से डोनेशन वैकेंट ऑर्बिटल में चली जाएगी। यहाँ तो इवन एंगल स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा है, तो ये उससे भी जल्दी रेट का, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। CH2 यहाँ और आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से भी तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। CH2 दोनों ही सही है। एग्जाम इसका रीजन क्या है? स्ट्रेन्ड सिग्मा बॉन्ड। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखना और समझना। एग्जाम्पल क्या कहता है? 3 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रखे हैं उसको। एक तो सिंपल जो अभी हमने समझा, और अब स्ट्रेन, हमने स्ट्रेन और इंक्रीज कर दिया है, रिंग इंक्रीज करके। मेंबर्ड रिंग एक है, इसमें 2 है, इसमें 3 अटैच्ड है। इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेन है, 3 मेंबर्ड अटैच्ड है और रहा एक पॉजिटिव चार्ज। इसको सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ये कहेगा चलो मैं भी दे देता हूँ, फिर कहेगा ये मैं भी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 तरीकों से इसको क्या कह सकता हूँ, मोस्ट स्टेबल। चलिए ठीक है। अब 2
दो मेंबर किससे ज़्यादा स्टेबल है? जब एक रिंग अटैच्ड हो। और इसी कंसेप्ट को हमने कहा डांसिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस तो आपको दिख रहा है कि भाई काइंड ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली रेजोनेंस भी नहीं है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस। फैक्टर इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी हमें जीओसी का पार्ट एक अलग से पढ़ना है। SIR SIP के बाद में आएगा, इवन एसिड बेस के बाद में आएगा, लेकिन वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को अफेक्ट करता है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं, ब्रीफली डिस्कस एज अ चैप्टर, उनको बाद में करना है। तो एरोमेटिसिटी हमें क्या याद रखनी है अभी के लिए कि एरोमेटिसिटी इंक्रीजेस स्टेबिलिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी डिक्रीजेस स्टेबिलिटी एग्जाम्पल भी लिखते रहना साथ में। ये एरोमेटिक कंपाउंड है एंड दिस इज एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। ये क्या था? एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्या करती है? स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, तो ये ऑर्डर हो गया। अब बात करते हैं कि एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ आए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन समझने में। इफेक्ट्स तो हमने समझ लिए हैं। एक्सेप्शंस नंबर 1, ये कार्बोकेटाइन अटैच्ड विद 3 मिथाइल ग्रुप्स। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, अब CH2 पॉजिटिव अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ एंड दिस इज एलाइल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2। ये है हाइपर कंजुगेशन। ये दोनों क्या है? रेजोनेंस। भाई इन दोनों का तो हमें कंफर्म है, इसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और हमने पढ़ा था पीछे ऑर्डर क्या था? ऑर्डर था रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग व्हेन कंपेयर्ड विद हाइपर कंजुगेशन। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर याद रखना है, 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो कार्बोकेटाइंस पर। याद रखना है जब 9 अल्फा हाइड्रोजन स्टेबलाइज कर रही हो कार्बोकेटाइन को, वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस से। सही है कि इतनी बात? दूसरा एक्सेप्शन, कार्बोकेटाइन पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 6 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इवन ये भी मोर स्टेबल है एलाइल से। ये दोनों एक्सेप्शन याद रहेंगे क्या? अच्छा, ये दो तो एक्सेप्शन थे, लेकिन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूं। जैसे ये डांसिंग रेजोनेंस का एग्जांपल था, एंगल स्ट्रेन इतना ज़्यादा था कि ये भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। किससे? CH3 पॉजिटिव। इसमें ये एक्सेप्शन नहीं है, हमें तो पता है रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कंजुगेशन। इसमें क्या एक्सेप्शन की बात हुई? इसमें बेशक से 9 अल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन डांसिंग रेजोनेंस तो रेजोनेंस वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन सिर्फ ये दो हैं। और ज़्यादा नया कंसेप्ट नहीं यूज़ करना है हमें। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस के सारे फैक्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइंस। So that's all for today's lecture.
Thank you. Do hit like and subscribe button.